Okay. Good afternoon, students. Welcome to the classroom. KSIS Academy welcomes you all. तो सारे बच्चे आमंत्रित हैं. आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं. Am I audible? स्लाइड्स आप लोग देख पा रहे हैं. स्लाइड्स देख पा रहे हैं. चलिए, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. कुछ अभी ताजा आईएएस का रिजल्ट निकला है और इसके आधार पे कुछ हम कहना चाहते हैं ताकि अभी भी आप लोग अपने रणनीति में कुछ जरूरी जो है बदलाव करें, परिवर्तन करें फॉर द गुड ऑफ योर करियर. सो स्टूडेंट्स, ऐसा था कि ये जो मैसेज है ये खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, खास करके हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है. अभी जो आईएएस का रिजल्ट देखे हैं उसका डिटेल एनालिसिस अभी और कुछ दिन में पूरा हो सकता है, तो इट विल टेक टाइम. बट प्रिलिमिनरी, लेकिन जो पहला इम्प्रेशन उसको देख के लगा है कि ऐसी बात नहीं है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आप लोग परेशान हो जाएं या आप में नकारात्मक सोच आ जाए. बट कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा. यदि रैंक भी देखें तो आईएएस के परीक्षा में हिंदी मीडियम के बच्चों का रैंक उतना ज़्यादा सकारात्मक कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स नहीं रहा. अब इसका कारण और इसका सुधार, why it has happened like this and what is the remedy, or you can say what are the remedies, उस पे हम 2 मिनट आपका लेंगे. चूंकि हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना में बेस्ड है और बहुत सारे बिहार के बच्चे हम लोग के पास आते हैं अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए. तो ऐसे बच्चों का, खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, कुछ अपने साथ जब मेरे पास आते हैं तो अपने पास कुछ अपने साथ कुछ अपना सोच लेके आते हैं और जिसको मिटाने में हमको काफी समय लग जाता है. पहला सोच ये है कि उनके मन में रहता है रेलवे, एसएससी, बैंक, बीपीएससी, यूपीएससी. यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे की ही तैयारी करें. यदि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक की ही तैयारी करें. और यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस की ही तैयारी करें. आज तक हमको समझ में नहीं आया कि कोई एक क्लास जो सिर्फ एसएससी के लिए है, जो या सिर्फ रेलवे के लिए है, वो यूपीएससी परीक्षा को कैसे जस्टिफाई करेगा. क्योंकि रेलवे परीक्षा में अपनी चुनौती है, उसमें अलग तरीके का क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट आता है. आईएएस के परीक्षा में अलग कॉन्सेप्ट है. आप यदि आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी भी एक अलग पर्सपेक्टिव में आ जाता है. क्योंकि बीपीएससी में भी आपको बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ता है. अब बिहार स्पेशल का मतलब ये नहीं हुआ कि बिहार की लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है, बिहार का जलवायु क्या है, बिहार का एम्प्लॉयमेंट फिगर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर क्या है, बिहार के इतिहास में कौन कौन यहाँ के मध्यकालीन बिहार के इतिहास में कौन कौन से राजवंश हुए. ये बिहार स्पेशल नहीं हुआ. यदि आप उसको ऊपर इस तरह से जानकारी लेते हैं बिहार के बारे में तो ऑब्वियसली जो है बिहार के साथ नाइंसाफी होगा, बीपीएससी परीक्षा को आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. तो हर एक एग्जाम का एक अलग चुनौती होता है. खास करके पटना में मेरा यह अनुभव हुआ है कि जहां जाते हैं वहीं देखते हैं
रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी। और आज तक हमको ये समझ में नहीं आया है कि एक क्लास कैसे विभिन्न परीक्षाओं को जस्टिफाई कर देता है। तो सारे एग्जाम्स की चुनौती एक अलग होती है। सिविल सर्विसेज, खास करके यदि आईएएस की हम लोग बात करें तो दो क्वालिटी, दो गुण आपके पर्सनालिटी में होना चाहिए। पहला होना चाहिए क्यूरोसिटी, जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा। और दूसरा है इमेजिनेशन, सोच। उदाहरण के लिए, यदि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राजनीति में रहते तो 1950 का भारत कैसा होता? एक सोच है। यदि गांधी जी स्वतंत्र संग्राम में भाग नहीं लेते तो भारत का संविधान कैसा होता? भगत सिंह कुछ और दिन रहते तो भारत के राजनीतिक पृष्ठभूमि का क्या आयाम रहता? तो यू हैव टू बी अ थिंकिंग एनिमल। क्यूरोसिटी, जिज्ञासा। हम लोग की पढ़ाई कितना सुपरफ्लस है, कितना ऊपर ऊपर है। पॉलिटी में हम लोग अनुच्छेद याद कर लेते हैं, आर्टिकल याद कर लेते हैं कि आर्टिकल 14 ये कहता है, आर्टिकल 16 ये कहता है, आर्टिकल 17 ये कहता है। हम लोग कभी भी जानने की कोशिश नहीं किए कि ये पहला भाग में पहला अनुच्छेद, पहला आर्टिकल क्यों रखा गया है, इसका मतलब क्या है, क्या महत्व है आर्टिकल 1 का, क्या महत्व है संविधान के भाग 1 का। What are the importance of different articles in the Constitution? चुपचाप यदि रट जाना तो एटलीस्ट बीपीएससी के लेवल पे और आपके यूपीएससी के लेवल पे इस तरह का पढ़ाई काम नहीं करेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए चूंकि रिजल्ट जो हम लोग देख रहे हैं, जो आईएएस का रिजल्ट हमारे सामने आया है, खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आप लोग को अपने कॉन्सेप्ट में, अवधारणा में सुधार लाना होगा। आपको अपने कंटेंट में क्या लिखते हैं उसमें सुधार लाना होगा। यदि हिमालय की रणनीतिक स्थिति है, पूछा जाए, इफ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयास, तो आप हिमालय का संधि करना मत चालू कर दीजिए, हिमालय शब्द का संधि मत करना चालू कर दीजिए कि वेयर द वर्ड हिमालय हैज कम फ्रॉम। ऐसी स्थिति में एग्जामिनर पूरे आंसर को ढूंढने लगेगा कि उनके क्वेश्चन का आंसर कहां छुपा हुआ है। तो कंटेंट हैज टू बी शार्पेंड। और तीसरा चीज, भाषा शैली। आप इस तरह से मत लिखिए हिंदी में जैसे कि हम लोग चाय की दुकान में बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। इट हैज टू बी रिफाइंड। बहुत सारे शब्दों का, बहुत सारे वाक्यों का एक शब्द से ही आपका काम चल जाता है। एक शब्द से ही टेक्निकल शब्द इस्तेमाल कीजिए, 4-5 सेंटेंस की जगह वो टेक्निकल शब्द जो है कामयाब हो जाता है। हम लोग आंसर राइटिंग सेशन एक पहले किए थे, यदि आपको ध्यान ना हो तो फिर से जाके उसका रिकॉर्डिंग को देखिए कि कैसे आंसर मेंस में आंसर लिखा जाता है। तो कॉन्सेप्ट, कंटेंट और शब्दों का इस्तेमाल आप करना सीखें और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को नजरअंदाज मत कीजिए। इट हैज इट्स ओन मीनिंग। तो चलिए इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो है वो हम लोग एग्रीकल्चर का पार्ट 4 कर रहे हैं। हम लोग ये देख चुके थे कि जो प्रथम भाग था, पहला भाग था, we discussed about the importance of agriculture in Bihar. What are the measures, which area we have to focus on in order to develop the economy of Bihar in terms of agriculture. दूसरे भाग में हम लोग क्रांति देख रहे थे
different types of agrarian revolution leading to रेनबो रेवोल्यूशन, विभिन्न तरीके का हम लोग कृषि क्रांति देखे और अंत में उसको देखें कि कैसे ये सबका समापन इंद्रधनुष कार्यक्रम में हो रहा है। तीसरे भाग में हम लोग बिहार का कृषि रोड मैप देखें, कृषि रोड मैप 1, एग्रीकल्चर रोड मैप 2, एग्रीकल्चर रोड मैप 3। आज हम लोग एग्रीकल्चर को दूसरे आयाम में देखेंगे जो हमारा पार्ट 4 रहेगा और पार्ट 4 की शुरुआत आज से होती है। इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और कुछ तथ्य देखेंगे और फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को मिला के आपको देखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। यही एग्जाम में आप लोग को मदद करेगा। तो चलिए विल स्टार्ट विथ आवर एग्रीकल्चर टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो आज का जो शीर्षक है वो कृषि का भाग 4 है और आज हम लोग जो बात करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, इसका मतलब ये होता है, या मेरे समझ से हम लोग उसको ऐसे समझे कि जो बजट में पैसे का, धन का आवंटन होता है, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रुपीज, किस किस मद में और क्यों क्यों किया जा रहा है। यदि सही रूप से पैसे का, धन का, मूल्यों का आवंटन हो तो हमारा परिणाम सही होता है। तो यही हमारा शीर्षक है, कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इसमें जरा कॉन्सेप्ट्स को समझिए। यदि कृषि क्षेत्र का विकास होता है, यदि कृषि क्षेत्र का विकास होता है तो किसान की आमदनी बढ़ती है, द इनकम ऑफ द फार्मर इंक्रीजेस, और किसान की यदि आमदनी बढ़ती है, इफ द इनकम राइजेस, उनका लाइवलीहुड पैटर्न भी बदलेगा, जीवन जीने की तरीका में बदलाव आएगा, वो अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, उनके बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य का लाभ उठाएंगे। तो एक स्वस्थ बिहार, एक समृद्ध बिहार, एक आर्थिक रूप से शक्तिशाली बिहार का निर्माण होगा। और उसको यदि हम लोग ये देखें कि कृषि में, एग्रीकल्चर में यदि पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कितना फायदा हो जाता है। अमीर समृद्ध किसान, स्वस्थ किसान, शिक्षित किसान। तो एक जगह पैसा डालने पे, एक जगह पैसा निवेश करने से कितना सारा फायदा होता है। अब इतनी सारी बातें हम लोग एग्जाम में लिखेंगे नहीं, तो ये 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस के जगह हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं और वो शब्द है आपका व्यापक बहुगुणक प्रभाव, मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर या व्यापक बहुगुणक प्रभाव, व्यापक बहुगुणक प्रभाव। तो आपका इंट्रोडक्शन ऐसे ही चालू होना चाहिए कि कृषि पे निवेश करने से व्यापक बहुगुणक प्रभाव होता है। देयर इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। और इसलिए बिहार सरकार जो है, चूंकि कृषि पे निवेश करने से बहुगुणक प्रभाव मिलता है, इसीलिए बिहार सरकार जो है प्रचुर मात्रा में
वित्तीय संसाधन आवंटित की। इसीलिए बिहार सरकार प्रचुर मात्रा में वित्तीय संसाधन को आवंटित की। और ये वित्तीय संसाधन आवंटित करने का उद्देश्य क्या है? ताकि बिहार में सतत कृषि विकास या टिकाऊ कृषि विकास हो सके। अब इसको समझिए, उसको ऐसे समझिए कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीप्लायर इफेक्ट कृषि में बहुगुणक प्रभाव, और अपने शब्द को शक्तिशाली बनाने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं व्यापक बहुगुणक प्रभाव। और इसी के लिए बिहार सरकार जो है प्रचुर वित्तीय संसाधन को कृषि पर केंद्रित की, ताकि बिहार में कृषि का टिकाऊ या सतत विकास हो सके। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? दिखाई दे रहा है? अब देखिए हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि वी नो दैट देयर इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। The development in agriculture will have many benefits. So substitute one word, multiplier effect. And the multiplier, because of the multiplier effect, government of Bihar has allocated substantial amount on agriculture for sustainable agriculture development in बिहार। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया? How we are going to see? So let's come to next point. Let's come to next point. अब देखिए, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारी योजनाएं बिहार सरकार चला रही है कृषि के तहत बहुत सारी योजनाएं बिहार सरकार द्वारा संचालित है। There are many schemes by government of Bihar under agriculture. तो बहुत सारी योजना को हम लोग इंट्रोडक्शन में ना लिख के इसके जगह लिखते हैं लक्षित निवेश या टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स लक्षित निवेश या टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अब देखिए, इन स्कीम के अलावा, इन परियोजनाओं के अलावा, ये योजनाओं के अलावा बिहार सरकार बहुत और मद में भी पैसा खर्च करती है कृषि के तहत। क्या क्या खर्च करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाने में, गोडाउन बनाने में। तो उसको आप रोड बनाना, सड़क निर्माण करना, भंडारण करना, है ना। इसके अलावा एक और शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या बुनियादी ढांचे का विकास
अधिसंरचनात्मक विकास। सबसे अच्छा है अधिसंरचनात्मक विकास। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रचुर मात्रा में वित्तीय संसाधन जो है अधिसंरचनात्मक विकास के लिए भी खर्च हो रहा है। और तीसरा है इंसेंटिव स्कीम्स या प्रोत्साहन योजनाएं। आप देखेंगे कि बिहार सरकार की कितनी योजनाएं हैं जिसमें कि बीज के लिए सब्सिडी दिया जाता है, जिसमें कि सिंचाई के लिए छूट दिया जाता है, ऋण पे ट्रैक्टर दिया जाता है। तो ये सब क्या है? एक ऐसी योजना है जिससे कि किसान प्रोत्साहित हो आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसी योजनाओं को हम लोग प्रोत्साहन योजना या इंसेंटिव स्कीम्स कहते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कृषि, हम लोग रिपीट करते हैं, कृषि का बहुगुणक प्रभाव है। द एग्रीकल्चर हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट। और इसी कारण बिहार सरकार प्रचुर मात्रा में वित्तीय संसाधन को आवंटित की है। फॉर दिस रीजन द गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज invested a substantial amount of agriculture। क्यों? क्या परिणाम? So that sustainable agriculture development takes place in Bihar, so that टिकाऊ या सतत कृषि का विकास बिहार में हो सके। किस किस मद में खर्च किया जा रहा है? तो लक्षित योजनाओं में, लक्षित निवेश, टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा कहां खर्च किया जा रहा है? अधिसंरचनात्मक क्रियाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, बुनियादी ढांचे के विकास में। इसके अलावा कहां खर्च किया जा रहा है? तो प्रोत्साहन योजनाएं में आपका जो है टारगेटेड इन्वेस्टमेंट कहां किया जा रहा है? तो मोटिवेशनल स्कीम्स में। तो इस तरह से आपका कृषि जो है, कृषि पे यदि क्वेश्चन के आधार पे आप अपने इंट्रोडक्शन में अपनी बातों को सही शब्दों के द्वारा, मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है सही शब्द का इस्तेमाल, और कंटेंट भी रिच हो। कविता शायरी नहीं लिखना है, कंटेंट जो आप लिख रहे हैं वो आपका सही हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग जो देखेंगे पॉइंट, अब जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो आप ही के इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा तथ्यात्मक बना दिया गया है। आप जो इंट्रोडक्शन लिखे हैं उसको और जरा फैक्ट्स के साथ जोड़ दिया गया है। तीसरा, कृषि रोड मैप में आप जानते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि तीसरे रोड मैप में 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश या पैसे का आवंटन हुआ है। द थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप हैज बीन गिवन अ सम ऑफ रुपीज 1.54 लाख करोड़। और ये पैसा किस पे खर्च होगा? तो ये पैसा कृषि और संबंधित क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स पे खर्च होगा, फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण पे खर्च होगा, इरिगेशन सिंचाई पे खर्च होगा, फ्लड प्रोटेक्शन बाढ़ सुरक्षा पे खर्च होगा, और डेली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डेयरी विकास परियोजनाओं पे। तो आपके यहाँ बिहार सरकार खुद एक प्रायोरिटी बना दी है कि हम लोग को पैसा किस किस मद में खर्च करना पड़ेगा। पहला है आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, कृषि और संबंधित क्षेत्र। दूसरा है आपका फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि दूसरे कृषि रोड मैप से बिहार के कृषि को निर्यात उन्मुख बनाना है, बिहार की कृषि को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना है।
तो फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण दूसरा प्रायोरिटी सेक्टर हो जाता है। तीसरा है इरिगेशन, सिंचाई। चौथा है आपका फ्लड प्रोटेक्शन, बाढ़ से सुरक्षा। और पांचवा है डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डेयरी विकास परियोजनाएं। तो ये पॉइंट्स जो है अपने जो है ये तथ्यात्मक पॉइंट है। आप जो इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट दिए हैं उसके साथ ये तथ्यात्मक यदि आप पॉइंट्स लिखेंगे तो एग्जामिनर को काफी दिक्कत होगा आपके मार्क्स को काटने के लिए। चूंकि ये गलत टाइप का आंसर है, ये टेक्निकल आंसर है, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकता है। याद रखिएगा, कृषि जो है, कृषि को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार के अर्थव्यवस्था के आलोक में, है ना। वी आर डिस्कसिंग एग्रीकल्चर एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ बिहार। तो दोनों मुद्दों से आपको नहीं भटकना चाहिए। अब देखिए, ये जो 1.54 लाख करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं, इससे क्या चाहते हैं आप? बिहार सरकार क्या चाहती है? बिहार सरकार चाहती है कि ओवरऑल पूरे बिहार में कृषि का विकास हो और यहाँ के लोग तकनीक के इस्तेमाल में उन्नत हो। The people of Bihar, the people of the agriculturists of Bihar, they should be technically oriented. How? Because they should use high yielding variety of seeds. बिहार के किसान उच्च किस्म के बीज का इस्तेमाल करें, आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करें और भी ट्रैक्टर, यंत्र, तंत्र, श्री खेती, ये इस तरह के आधुनिक तकनीक को इस्तेमाल करें ताकि बिहार में कृषि का विकास हो सके, बिहार में बहार हो सके। ठीक है। अब थोड़ा सा ये जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए जरूरी है। पीटी से इस तरह का क्वेश्चन पे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और मेंस में आप लोग को ये व्यूज को लिखना है। तो पहला चीज देखते हैं हम लोग ये बात करते हैं कि 2018-19 में, वित्तीय वर्ष 2018-19 में पैसे का, धन का कैसे इस्तेमाल हुआ। तो 2018-19 ये लेटेस्ट डाटा है, ये बिहार सरकार के पास सबसे लेटेस्ट डाटा है। वही लेटेस्ट डाटा हम लोग भी अपने अध्ययन में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने मेंस के परीक्षा में भी यही डाटा लिखेंगे और पीटी में भी, इस साल के पीटी यदि होता है तो यही डाटा से क्वेश्चन आएगा। जो लेटेस्ट डाटा है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी देखा गया है कि जो बिहार सरकार का जो बजट बना था उसमें उस बजट में से 5,176 करोड़ रुपए कृषि पे खर्च किया गया है। 5,176 करोड़ रुपए कृषि पे खर्च किया गया है, जो कि कुल बजट में एक हेडिंग होता है आर्थिक सेवा, और ये 5,176 करोड़ इस आर्थिक सेवा का 9.7% है। 2018-19 के बजट में we have seen that Bihar government has spent 5,176 crore on agriculture and allied activities. This 5,176 crore is 9.7% of the economic services. यानी आर्थिक सर्विस सेवाएं या इकोनॉमिक सर्विसेज में जितने पैसे खर्च हुआ है उसमें से 9.7% पैसा जो है 2018-19 में कृषि और संबंधित से एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज पे खर्च हुआ है। समझ में आया स्टूडेंट्स? श्रीराम प्लीज रिपीट। श्रीराम हैज आस्क्ड टू रिपीट द इंसेंटिव स्कीम। ठीक है,
हम लोग श्री राम यदि कृषि में और एग्रीकल्चर में जो है हम लोग और ध्यान देंगे, कृषि के तहत योजना हम लोग देखेंगे, जैसे कि श्री खेती, ये देखिए यूपीएससी पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट जो है अब देखिएगा, किसान को धान का, चावल का एक खास किस्म उगाने के लिए उनको बीज खरीदने में कुछ समर्थक मूल्य दिया जाता है। बिहार सरकार बोलती है कि तुमको आधा दाम पे ये बीज मिलेगा। बिहार सरकार बोलती है कि आप ट्रैक्टर खरीदिए, तो किसान बोलते हैं मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो सरकार बोली कोई बात नहीं, 50% सरकार आपको पैसा देगी ट्रैक्टर खरीदने के लिए और 50% आप आसान किस्तों पे ऋण ले लें। यू टेक अ लोन ऑन इजी इंस्टॉलमेंट। इससे क्या होता है, किसान प्रोत्साहित होते हैं कि नए तकनीक का इस्तेमाल करें। अदरवाइज बहुत सारे किसान जो हैं आर्थिक अभाव के कारण, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, they won't be able to use high yielding variety. So this is what is meant by incentive scheme. समझ में आया? समझ में आया श्री राम? इंसेंटिव स्कीम का मतलब, इंसेंटिव स्कीम का मतलब समझ में आया? ओके श्री राम, आई स्टिल नीड एन आंसर फ्रॉम यू कि आपको इंसेंटिव स्कीम समझ में आया? Bihar government provides schemes in many things. Slowly but surely we'll discuss everything. Don't jump to the conclusion. अभी हम लोग बहुत बेसिक फाउंडेशन कर रहे हैं ताकि आप आगे समझ सके। अगेन अनुच्छेद आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों वो कहता है वो इंपॉर्टेंट है। तो कोई इंसेंटिव स्कीम कहाँ है, क्यों है, वो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, है ना। थिंकिंग ह्यूमन बीइंग बनिए, इमेजिनेशन लाइए, क्यूरियोसिटी लाइए, विल कम टू इट। सो माय क्वेश्चन इज ओके, श्री राम हैज अंडरस्टूड। तो अभी हम लोग देखे हैं कि 2018-19 में बिहार सरकार 5,176 करोड़ रुपए कृषि और संबंधित क्षेत्र पे खर्च किया गया, और ये जो मूल्य है पूरे आर्थिक सेवाओं पे जितना पैसा खर्च किया गया है उसका 9.7% है, 9.7% ऑफ द टोटल इकोनॉमिक सर्विसेज। अब देखिए, यू शुड कंपेयर, आप जो है यदि आप थिंकिंग एनिमल हैं, यदि क्लास को कोऑर्डिनेट करना जानते हैं, एक तत्व को दूसरे तत्व से मिलाना चाहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, एक आईएएस ऑफिसर की तरह आपका जिंदगी सोचने का तरीका यदि बनाना चाहते हैं, तो आपका पहला सवाल हमसे यह होना चाहिए कि सर ये पूरे कृषि में तो 5,176 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया, ठीक है, वेरी गुड। आर्थिक सेवाओं में इसका प्रतिशत देखा जाए तो 9.7% है, ये भी वेरी गुड। लेकिन प्लीज टेल मी, इसमें से, इस पैसे में से सबसे ज्यादा कहां खर्च हुआ है, क्यों खर्च हुआ है, तो उसको हम लोग आंसर करते हैं। और यूपीएससी में इसी तरह का क्वेश्चन आता है, बीपीएससी भी यूपीएससी का ट्रेंड ले रही है। तो जो बच्चे बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको इस तरह से चलना होगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 5,176 करोड़, 5,176 करोड़ जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज को तोड़ेंगे, जो खर्च किया गया था, उसमें से सबसे ज्यादा खर्च किया गया था क्रॉप सेक्टर पे, फसल पे। सबसे ज्यादा क्रॉप सेक्टर पे, फसल पे किया गया था 2,674 करोड़, और भंडारण पे 552। यदि दूसरा जिसमें सबसे ज्यादा खर्च किया गया था वो था भंडारण। पहला था फसल और दूसरा था भंडारण। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, सबसे ज्यादा बिहार सरकार फसल पे क्यों खर्च की।
तो इसका आंसर भी आप ही हैं, क्योंकि हम लोग पहले क्लास में पिछले 6 साल का जो है वृद्धि देख रहे थे। तो फसल क्षेत्र में गिरावट आई है। तो बिहार सरकार को आर्थिक रूप से कृषि को मजबूत करने के लिए फसल क्षेत्र को बढ़ावा देना ही था, राइट। तो इसलिए सबसे ज्यादा पैसा क्रॉप सेक्टर यानी फसल क्षेत्र पे खर्च किया गया, और वो है आपका 2674 करोड़, 2674 करोड़। और हम लोग दूसरे कृषि रोड मैप में देखे थे कि किसानों की बिक्री शक्ति, सेल जो है स्ट्रेंथ, वो कम हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए टमाटर है, टमाटर को ज्यादा दिन आप नहीं रख सकते, तो किसान जो है किसी भी दाम पे टमाटर बेच देगा। तो सब्जी के लिए, अनाज के लिए बिहार सरकार दूसरे कृषि रोड मैप पे भंडारण पे जोर दी, गोडाउन पे जोर दी, ताकि किसान इसमें आराम से अपने अनाज को, सब्जी को रख सके और जरूरत आने पे अच्छे दाम मिलने पे ये लोग बेच सके। इसीलिए दूसरा जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ था वो था आपका भंडारण, और इस पे 552 रुपया 552 करोड़ रुपीस वेर स्पेंड, 552 करोड़ रुपीस वेर स्पेंड। ये देखिए, तो पढ़ाई करने में अंतर है। सबसे ज्यादा कहां खर्च हुआ, रट लिए। दिस इज नॉट गुड वे ऑफ स्टडी। क्यों सबसे ज्यादा फसल पे खर्च हुआ ये जानना जरूरी है। तो बी अ थिंकिंग एनिमल, अपने में जिज्ञासा लाइए, क्यूरोसिटी लाइए और सही शब्द का इस्तेमाल कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे तो बिहार पढ़ेगा। ये पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट्स? ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? ओके। तो यदि ये पॉइंट आपका समझ में आया तो थोड़ा सा तुलनात्मक, थोड़ा सा थिंकिंग ह्यूमन बीइंग बन जाए, थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर ले, थोड़ा सा एक आईएएस अधिकारी की तरह सोच ले। तो लेट्स कंपेयर। हम लोग 2018-19 में देख चुके हैं कि कृषि पे 5176 करोड़ रुपए खर्च हुआ, और यही 2014-15 में कृषि मद में 3615 करोड़ रुपए खर्च हुआ। तो 2014-15 के मुकाबले, 2014-15 के तुलना में, इन कंपैरिजन टू 2014-15 मच मोर एक्सपेंडिचर वाज डन इन 2018-19, है ना। 2014-15 के तुलना में, 2014-15 के तुलना में 2018-19 में ज्यादा खर्च हुआ, ये आप कह सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग इकोनॉमिक सर्विसेज का प्रतिशत निकाले, यदि हम लोग देखें कि कितना आर्थिक सेवाओं का प्रतिशत है, तो 2018-19 में, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 2018-19 में ये 9.7% था आपके आर्थिक सेवाओं का, आपके इकोनॉमिक सर्विसेज का। लेकिन 2014-15 में ये आपका था 12.4% ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज। कहने का मतलब है कि मूल्य के आधार पर 2014-15 में 3615 करोड़ खर्च हुआ, 2018-19 में 5176 करोड़ रुपए खर्च हुआ। लेकिन आर्थिक सेवाओं का प्रतिशत जो है 2018-19 में कम हो गया, क्योंकि 2014-15 में यही आपका 12.4% था, 12.4%, and in 2018-19 it has decreased to 9.7%.
This is an important conclusion to be drawn, my lord. Right? If any questions, please do let me know. दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो पीटी और मेंस दोनों के लिए है, कृषि के शोध, कृषि के शिक्षा पे भी पैसा खर्च होता है। बिहार के कृषि बजट में पैसा आवंटित शोध और कृषि शिक्षा के लिए भी किया जाता है। मनी इज एलोकेटेड फॉर रिसर्च एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन ऑल्सो। और हम लोग 2018-19 में देखे हैं कि शोध पे बिहार सरकार का बजट कम था। ऐसा क्यों 2014-15 के मुकाबले बिहार में कृषि शोध पे पैसा खर्च कम किया गया था? इसका एक वजह यह है जो कि आपको जानना चाहिए पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो ये है कि पहले बिहार में राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ करता था। पहले बिहार में राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ करता था, लेकिन बाद में ये यूनिवर्सिटी का नाम बदल गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, यानी ये केंद्र सरकार के अधीन आ गई। यानी कि इसका मतलब ये है कि शोध का इस यूनिवर्सिटी पे पैसा जो है केंद्र सरकार से आएगा। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट विल नाउ एलोकेट मनी फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूना। दिस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। यदि नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, यदि नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा कृषि में, कृषि के उप क्षेत्र में सबसे ज्यादा फसल पे पैसा खर्च किए गए। दूसरा सबसे ज्यादा भंडारण पे, गोडाउन पे खर्च किया गया। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि पशुधन पे भी एनिमल हस्बेंड्री पे भी पैसा खर्च, जो कितना पैसा खर्च किया जा रहा है उसमें भी वृद्धि। We have seen increase in expenditure on animal husbandry also। इसका वजह ये था कि हम लोग जब पिछले 6 साल का डाटा देखते थे, फर्स्ट लेक्चर आप याद कीजिए, उसमें पशुधन की वृद्धि 1.4 से लेके 1.6 तक पहुंच चुकी थी। बिकॉज पशुधन जो है ये क्षेत्र जो है वृद्धि दर्शा रही थी, इसीलिए 2014-15 में इस पे जो खर्च था 156 करोड़ था, लेकिन 2018-19 पे इस पे जो है 451 करोड़ रुपए खर्च हुए, क्योंकि ये भी बिहार सरकार के प्रायोरिटी सेक्टर में पहुंच चुका था। पहला लेक्चर में याद रखिए कि पशुधन क्षेत्र जो है, पशुपालन क्षेत्र जो है वो वृद्धि दर्शा रहा था, और इसमें और सरकार पैसा आवंटित की ताकि और ये ग्रोथ सेक्टर में डेवलप कर सके, ये और अपने वृद्धि ये कर सके। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब हम लोग नया आयाम देखेंगे। हम लोग बिहार के किसी के क्षेत्र के तहत भूमि को देखेंगे। भूमि एक संसाधन के रूप में, लैंड एज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, लैंड एज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। तो इसमें देखिए कि भूमि से क्या मिलता है आपको। तो भूमि से खाद मिलता है, फूड मिलता है, भूमि से फॉडर मिलता है, चारा मिलता है, भूमि से आपको रेशा मिलता है, फाइबर मिलता है। तो फूड यू गेट 3F। कहा जाता है लैंड रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फॉर 3F, फूड, फॉडर एंड फाइबर। खाद, चारा और रेशा। भूमि क्यों जरूरत है?
यदि आपकी आर्थिक गतिविधि में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में यदि वृद्धि हो रहा है तो आपकी भूमि की जरूरत है। यदि आपके सोशल एक्टिविटी में, यदि आपके सामाजिक गतिविधियों में वृद्धि हो रहा है तो भूमि की जरूरत है। कहने का मतलब है कि किसी भी मानवीय गतिविधि में भूमि की जरूरत पड़ जाती है। लैंड इज एन important requirement for all types of human activity. तो भूमि संसाधन is important for 3F: food, fiber and fodder. खाद्य, चारा और रेशम। आर्थिक वृद्धि में, सामाजिक वृद्धि में या मानवीय वृद्धि में भूमि की जरूरत होती है। लैंड इज एन इंपॉर्टेंट essential ingredient for economic activity, social activity and human activity. अब देखिए, यहां पे एक इंपॉर्टेंट शब्द है और यदि हिंदी मीडियम के बच्चे यदि ये शब्द आप मिस कर गए, बहुत बड़ा चीज मिस कर गए। लैंड is becoming scarce. एक भूमि है, उस पे आप खेती भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, सड़क भी बना रहे हैं, हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, ऑफिस भी बना रहे हैं, तो ये संसाधन में कमी आएगी ही आएगी, राइट? सो लैंड, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, प्लीज डू लेट मी नो, क्योंकि ये एक आपको थिंकिंग एनिमल बना रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। लैंड पे एग्रीकल्चर यूज भी हो रहा है, लैंड पे नॉन एग्रीकल्चर यूज भी हो रहा है, भूमि पे कृषि उपयोग में भी लाया जा रहा है और भूमि को गैर कृषि उपयोग में भी लाया जा रहा है। तो शब्द गैर कृषि मत इस्तेमाल कीजिए, कृषितर आप शब्द इस्तेमाल कीजिए, आप शब्द इस्तेमाल कीजिए कृषितर। कृषितर शब्द है, नॉन एग्रीकल्चर गैर कृषि उपयोग। तो भूमि पे एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर का इस्तेमाल के लिए जरूरी है, कृषि और कृषितर उपयोग के लिए जरूरी है। तो एक संसाधन के रूप में इस संसाधन में कमी आएगी। तो इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज अ स्कार्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज, देयर इज अ स्कार्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, हिंदी में आप कह सकते हैं ये संसाधन दुर्लभ है, इस संसाधन में कमी हो रही है, बट वो एक अच्छा शब्द नहीं है। जो एक शब्द इस्तेमाल कीजिए जिससे कि ये समझ में आए कि कृषि और कृषितर उपयोग के कारण इस संसाधन में कमी आ रही है। एक शब्द, तो वो एक शब्द है आपका उत्तरातर। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स ये शब्द उत्तरातर? स्टूडेंट्स ये शब्द दिखाई दे रहा है? यदि आप अपने मेंस में उत्तरातर लिख दें या आपके पीटी क्वेश्चन में उत्तरातर आ जाए ये क्वेश्चन, इसका मतलब यही है कि एक भूमि पे कृषि कार्य भी हो रहा है और गैर कृषि कार्य भी हो रहा है और इसके कारण जगह की कमी हो गई, इसका ये मतलब। तो चूंकि भूमि पे कृषि कृषितर परियोजना दोनों चल रही है, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर प्रोग्राम दोनों चल रहा है, तो समाधान क्या है? ये संसाधन की कमी हो जाएगी। समाधान क्या है? समाधान ये है कि आप भूमि को लेके योजना बनाएं। समाधान ये है कि यू शुड प्लान फॉर लैंड। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हाई वी शुड प्लान फॉर लैंड, व्हाई वी शुड प्लान फॉर लैंड, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट अब तक पे हम लोग गुजरेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ये समझ में आया?
इज दिस पॉइंट क्लियर कि वाई लैंड प्लानिंग शुड बी डन, वाई प्लानिंग फॉर लैंड शुड बी डन, भूमि के लिए योजना क्यों बनाना है। और इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भूमि प्रबंधन, लैंड मैनेजमेंट। तो वाई लैंड मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, भूमि प्रबंधन क्यों जरूरी है। भूमि प्रबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। बिहार में देयर इज एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बिहार की जनसंख्या, बिहार की आबादी बढ़ रही है। और दूसरा माइग्रेशन, बिहार में और जगह से भी लोग आ रहे हैं, तो प्रवास माइग्रेशन भी बिहार में बढ़ रही है। तीसरा कारण क्यों है लैंड मैनेजमेंट का, भूमि प्रबंधन का, क्योंकि आपकी मृदा में क्षरण हो रही है, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन इज बीइंग डन। एंड सेकेंडली जलवायु परिवर्तन का भी जोखिम है, यू हैव डेंजर्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंज ऑल्सो। तो भूमि प्रबंधन क्यों जरूरी है बच्चों, भूमि पर प्रबंधन क्यों जरूरी है। पहला, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई आबादी, पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दूसरा है प्रवास, माइग्रेशन। तीसरा है आपका सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा का क्षरण। और चौथा है आपका क्लाइमेट चेंज या डेंजर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का जोखिम। ठीक है, यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स। हम लोग 4 कारण गिनाए भूमि प्रबंधन क्यों जरूरी है, वाई लैंड मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। और 5वां कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल का आवरण हटना, डिफॉरेस्टेशन। और इसको हिंदी में आप लोग लिखेंगे निवर्णीकरण, निवर्णीकरण। डिफॉरेस्टेशन यानी हिंदी में लिखेंगे निवर्णीकरण, निवर्णीकरण, ये शब्द लिखेंगे डिफॉरेस्टेशन। तो भूमि प्रबंधन 5 कारणों के लिए जरूरी है। पहला, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन या बढ़ती हुई आबादी। दूसरा, प्रवास, माइग्रेशन। तीसरा, जलवायु परिवर्तन के जोखिम या डेंजर्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। चौथा, सॉइल इरोजन या सॉइल डिग्रेडेशन, मिट्टी का क्षरण। और 5वां, डिफॉरेस्टेशन, जिसको कि हम लोग निर्वर्णीकरण करते हैं। दिखाई दे रहा है निर्वर्णीकरण स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है। तो चलिए, यहां तक स्टूडेंट समझ में आया, यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स, यहां तक स्टूडेंट समझ में आया। सो लेट्स ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। हम लोग 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं और एक टेक्निकल सेशन ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल सेशन है वो, ठीक है। सो लेट्स मीट इन 5 मिनट्स। थैंक यू।